कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष की उस खौफनाक और अनंत गहराई से, जहां हमारे सारे सौर मंडल के सभी नवग्रह धीरे धीरे एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। लेकिन यह कोई मामूली खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि एक विनाशकारी तबाही का आलम है। अचानक सूरज से एक ऐसा भयानक और विशाल सौर तूफान उठता है, जिसकी आग की लपटें लाखों मील दूर अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीर देती है। इसके ठीक एक साल बाद यानी साल 2009 में भारत की मानसून वाली मूसलाधार बारिश के बीच प्रोफेसर फ्रेडरिक वेस्ट अपनी गाड़ी से नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात 32 साल के एक नौजवान डॉक्टर सतनम सुरुतानी से होती है। सतनम प्रोफेसर को जमीन से पूरे 8200 फीट गहरी पुरानी तांबे की खदान में ले जाता है, जिसे अब एक सीक्रेट लैब बना दिया गया है। खदान के अंदर का नजारा किसी को भी डरा देने के लिए काफी था। सतनम प्रोफेसर को बताता है कि पिछले सौर तूफान के दौरान जो न्यूट्रिनोन सूरज से निकले थे, उनकी संख्या अचानक दोगुनी हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरान और डरा देने वाली बात यह थी कि ये न्यूट्रिनोन अब बिल्कुल एक माइक्रोवेव की तरह काम कर रहे हैं। सतनम जैसे ही जमीन पर बने एक बड़े टैंक का ढक्कन खोलता है तो उसमें से खौफनाक गर्म भाप निकलती है। अंदर का पानी उबल रहा था। यह देखकर प्रोफेसर वेस्ट के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था कि धरती का कोर अंदर ही अंदर पिघल रहा है। इसी बीच वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी चल रही होती है, जहां अमेरिका के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एड्रियन हेम्सले की नजर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ अनहेउसर पर पड़ती है। एड्रियन को अभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी एड्रियन के फोन की घंटी बजती है। फोन पर भारत के प्रोफेसर वेस्ट थे, जो बेहद घबराए हुए थे। प्रोफेसर एड्रियन से कहते हैं कि हालात हमारी सोच से कहीं ज्यादा बदतर हो चुके हैं। एड्रियन तुरंत इस रिपोर्ट को लेकर अनहेउसर के पास भागता है और कहता है कि राष्ट्रपति को इस बारे में तुरंत बताना होगा। लेकिन घमंडी अनहेउसर उसकी बातों को हल्के में लेता है और कहता है कि अगले 3 महीनों तक इंतजार करो। एड्रियन के बार बार मिन्नतें करने पर जब अनहेउसर उन कागजातों को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एड्रियन से पूछता है कि यह रिपोर्ट किसने लिखी है। एड्रियन बताता है कि इसे हार्वर्ड के एक बेहतरीन एस्ट्रोफिजिस्ट और देश के सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट ने तैयार किया है और इस बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। अनहेउसर बिना वक्त गवाए कहता है कि इस बात को एक गहरा राज ही रहने दिया जाए। साल 2010 में स्पेन के सेविले शहर में चल रहे G8 समिति के दौरान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेता इकट्ठा होते हैं। वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस विल्सन सभी डेलीगेट्स और ट्रांसलेटर्स को कमरे से बाहर जाने का आदेश देते हैं। जैसे ही हॉल के भारी दरवाजे बंद होते हैं और सारी रिकॉर्डिंग मशीनें बंद कर दी जाती है, राष्ट्रपति विल्सन बेहद गंभीर आवाज में कहते हैं कि 6 महीने पहले मुझे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिस पर पहले मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यह दुनिया बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस खौफनाक सच को सुनते ही पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ तिब्बत की चोमिंग वैली में चीनी सेना अचानक बड़े पैमाने पर गाँवों और मठों को खाली कराना शुरू कर देती है। वहाँ के भोले भाले लोगों को बात बनाने के काम का लालच देकर ट्रकों में भरा जा रहा था। नेनपांग नाम का एक 18 साल का युवा बिच्छू भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उस ट्रक में बैठ जाता है। वहीं उसका बड़ा भाई लिंगपांग, जो वेल्डिंग का काम जानता है, वहीं रुक जाता है। तभी अचानक पहाड़ों के बीच एक जोरदार धमाका होता है और पूरी पहाड़ी में बड़े बड़े सुराख कर दिए जाते हैं। सरकार वहाँ बात नहीं बल्कि कुछ ऐसा बना रही थी जो आम इंसानों की कल्पना से परे था। साल 2011 में लंदन के एक आलीशान होटल में एक सीक्रेट मीटिंग होती है, जहाँ एक सऊदी प्रिंस को एक बेहद खुफिया डोजियर दिखाया जाता है।
वह प्रिंस कहता है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और $1 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन सामने खड़ा ऑफिसर ठंडी आवाज में कहता है कि महामहिम, यह रकम डॉलर्स में नहीं बल्कि यूरोस में है। यानी दुनिया के अमीर लोग अपनी जान बचाने के लिए टिकटें खरीद रहे थे। पेरिस के मशहूर लूवर म्यूजियम में भी रात के अंधेरे में एक अजीब खेल चल रहा था। म्यूजियम के डायरेक्टर मैनफ्रेड पिकार्ड और राष्ट्रपति की बेटी लारा की देखरेख में असली मोनालिसा पेंटिंग को दीवारों से उतारकर उसकी जगह एक हूबहू नकली पेंटिंग लगा दी जाती है। असली पेंटिंग को एक एयर टाइट केस में बंद करके स्विस आल्प्स की पहाड़ियों में छिपाने के लिए भेज दिया जाता है। सरकारें दुनिया को बिना बताए हर कीमती चीज, हर राज को छुपाने में लगी थी। अब वक्त आ चुका था साल 2012 का। टीवी पर माया सभ्यता की उस भविष्यवाणी की खबरें चल रही थी, जिसके मुताबिक इसी साल 21 दिसंबर को सूरज की विनाशकारी शक्तियों की वजह से दुनिया का अंत होने वाला था। लॉस एंजिल्स के एक साधारण से अपार्टमेंट में 33 साल का जैक्सन कार्टिस, जो एक लेखक है, अपने लैपटॉप के पास सो रहा था। तभी अचानक एक हल्का सा भूकंप का झटका उसके अपार्टमेंट को हिला देता है। जैक्सन हड़बड़ा कर उठता है और घड़ी देखकर भागता है, क्योंकि वह अपनी एक्स वाइफ के घर बच्चों को पिक करने के लिए लेट हो रहा था। भागते समय उसका पैर किताबों के एक बड़े ढेर से टकराता है, जो उसकी खुद की लिखी हुई किताब फेयरवेल अटलांटिस थी, जिसकी सिर्फ कुछ ही कापियां बिकी थी। जैक्सन अपनी पुरानी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। मजबूरन वह अपनी काम चलाऊ लिमोजीन गाड़ी निकालता है और सड़क पर आ जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और गहरी दरार दिखाई देती है। आसपास के लोग डरे हुए थे, लेकिन रेडियो पर एंकर इसे सिर्फ एक मिनी क्वेक कहकर लोगों को शांत रहने की सलाह दे रहा था। जैक्सन अपनी एक्स वाइफ केट के घर पहुंचता है, जहां उसके दोनों बच्चे नूह और लिली गाड़ी देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं केट का नया बॉयफ्रेंड गार्डन, जो एक प्लास्टिक सर्जन है, अपनी महंगी पोर्स कार में वहां से निकलता है। जैक्सन बच्चों को लेकर येलोस्टोन नेशनल पार्क की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में रेडियो पर चार्ली फ्रॉस्ट नाम के एक सनकी रेडियो होस्ट की आवाज गूंजती है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लॉस एंजलिस में जो दरारें पड़ रही है, उसके बाद येलोस्टोन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तभी जैक्सन की गाड़ी के ऊपर से एक विशाल मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुजरता है। जैक्सन बच्चों को लेकर उस जंगल के रास्ते पर जाता है, जहां कभी एक खूबसूरत झील हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, जैक्सन के होश उड़ जाते हैं। वह पूरी झील पूरी तरह सूख चुकी थी और वहाँ की जमीन सूखी और फटी हुई थी। तभी वहाँ चारों तरफ से आधुनिक हथियारों से लैस सैनिक आ जाते हैं और जैक्सन को बच्चों समेत गिरफ्तार कर लेते हैं। वहाँ सरकार ने एक बहुत बड़ी सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी बना रखी थी। तभी वहाँ एड्रियन हेम्सले पहुँचता है। जब वह जैक्सन का नाम देखता है तो हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि क्या तुम वही जैक्सन कार्टिस हो जिसने फेयरवेल अटलांटिस किताब लिखी है? जैक्सन हाँ कहता है। एड्रियन बताता है कि वह यह किताब पढ़ रहा है और उसके पिता ने उसे यह गिफ्ट की थी। एड्रियन ऑफिसर से कहकर उन्हें छोड़ देता है और चेतावनी देता है कि यह पूरा इलाका बेहद खतरनाक हो चुका है, इसीलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ। वहाँ से लौटते वक्त जैक्सन की मुलाकात उसी सन की रेडियो होस्ट चार्ली फ्रॉस्ट से होती है। चार्ली हंसते हुए कहता है कि सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन वे आम लोगों को कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा और सड़कों पर दंगे भड़क उठेंगे। चार्ली जैक्सन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वे लोग अमीर शेखों और रशियन बिलियनियर्स के लिए बड़े बड़े स्पेसशिप बना रहे हैं, ताकि सिर्फ वे ही बच सके। जैक्सन को पहले तो यह एक पागल की बकवास लगती है, लेकिन उसी रात लॉस एंजलिस के एक बड़े सुपरमार्केट में केट और गार्डन शॉपिंग कर रहे होते हैं। अचानक एक खौफनाक दहाड़ के साथ पूरा मार्केट
बीच से दो हिस्सों में फट जाता है और जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। टीवी पर यह खबर देखते ही जैक्सन का माथा ठनकता है और उसे समझ आ जाता है कि वह सनकी चार्ली बिल्कुल सच कह रहा था और अब तबाही उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। लॉस एंजलिस में आए इस भयानक भूकंप की खबर सुनते ही जैक्सन के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अब एक एक पल कीमती है। वह बिना वक्त गवाए अपनी लिमोजीन गाड़ी स्टार्ट करता है और किसी पागल की तरह केट के घर की तरफ भागता है। रास्ते से ही वह केट को फोन करके चिल्लाता है कि बच्चों को लेकर तुरंत तैयार हो जाओ, पूरा कैलिफोर्निया जमीन के अंदर धंसने वाला है। लेकिन केट टीवी पर गवर्नर की बातों में आकर जैक्सन को पागल समझ लेती है, जो कह रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है। मगर ठीक उसी पर एक ऐसा खौफनाक और गगनभेदी भूकंप का झटका आता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। केट, गार्डन और बच्चे जान बचाने के लिए डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जैक्सन किसी तरह गाड़ी को घसीटते हुए उनके घर के सामने रुकता है और अंदर घुसकर लिली और नूहू को गोद में उठा लेता है। जैसे ही वे सब घर से बाहर भागते हैं, उनके ठीक पीछे उनका आलीशान आशियाना ताश के पत्तों की तरह ढहकर मिट्टी में मिल जाता है। अब सड़क का नजारा किसी नरक जैसा था। जैक्सन जैसे ही लिमोजीन की रफ्तार बढ़ाता है, उसके ठीक सामने पूरी की पूरी सड़कें उखड़कर हवा में लहराने लगती है। गगनचुंबी इमारतें खिलौनों की तरह टूटकर गिरने लगती है और जमीन अंदर की तरफ धंसने लगती है। गैस और पानी की पाइप फट रहे थे और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची थी। जैक्सन मौत के उस मलबे के बीच से गाड़ी को चमत्कारी रूप से निकालते हुए सांता मोनिका एयरपोर्ट पर पहुंचता है, जहां उसने एक छोटा विमान रेंट पर लिया था। लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है कि पायलट मर चुका है। जैक्सन गार्डन की तरफ देखता है, जिसने सिर्फ कुछ ही दिन पहले प्लेन उड़ाने के कुछ बेसिक लेसन सीखे थे। हालांकि हालात ऐसे थे कि गार्डन के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे सब प्लेन के अंदर बैठते हैं, एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर ब्लास्ट के साथ जमींदोज हो जाता है। तभी नूहू चिल्लाता है कि पीछे देखो। जमीन के अंदर से एक विशालकाय और गहरी खाई उनके प्लेन की तरफ बुलेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। गार्डन के हाथ डर के मारे कांप रहे थे और रनवे खत्म होने की कगार पर था। सब चिल्लाते हैं, गार्डन लीवर खींचो। ठीक उसी पल जब पूरी जमीन नीचे पाताल में समा जाती है, गार्डन अपनी पूरी ताकत से लीवर खींचता है और उनका छोटा विमान हवा में तैर जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वे जैसे ही आसमान की तरफ बढ़ते हैं, लॉस एंजलिस की सबसे ऊंची और नामी गगनचुंबी इमारतें उनकी तरफ गिरने लगती है। गार्डन एक रोलर कोस्टर की तरह उस छोटे से विमान को गिरती हुई गगनचुंबी इमारतों के बीच से किसी तरह घुमाकर बाहर निकलता है। खिड़की से बाहर देखते ही बच्चों के आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनका पूरा लॉस एंजलिस शहर हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में डूब चुका था। जैक्सन गार्डन से कहता है कि अब हमें किसी भी तरह येलोस्टोन नेशनल पार्क पहुंचना होगा, क्योंकि सिर्फ उस सनकी चार्ली के पास ही बचने का सीक्रेट नक्शा है। इसी बीच व्हाइट हाउस में एड्रियन हेम्सले को पता चलता है कि येलोस्टोन में महाविस्फोट हो चुका है और उसकी राख का खौफनाक बादल अगले कुछ घंटों में वाशिंगटन को पूरी तरह निगल जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ अन हेउसर तुरंत आदेश देता है कि एयरफोर्स वन विमान को उड़ाया जाए और सरकार को सुरक्षित किया जाए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस विल्सन अपनी जनता को इस हाल में छोड़कर भागने से साफ मना कर देते हैं। वह एड्रियन से कहते हैं कि अपनी जान बचाओ और मेरी बेटी लारा का ख्याल रखना। एड्रियन बेहद भारी मन से लारा को लेकर एयरफोर्स वन में सवार होता है, जबकि पीछे वाशिंगटन डीसी पर एक विशालकाय सुनामी का कहर टूट पड़ता है, जो अमेरिकी नौसेना के विशाल जहाजों को सीधे व्हाइट हाउस से टकरा देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जैक्सन का प्लेन येलोस्टोन में लैंड करता है, जो अब पूरी तरह से एक एक्टिव ज्वालामुखी बन चुका था। चारों तरफ सेना की गाड़ियां और टेंट खाली पड़े थे। जैक्सन बच्चों को गार्डन के पास छोड़कर चार्ली के कैंपर वैन की तरफ भागता है। वहाँ चार्ली तो नहीं था, लेकिन रेडियो पर उसकी आवाज आ रही थी कि वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर इस तबाही का लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जैक्सन लिली को साथ लेकर उस वैन को दौड़ाते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। वहाँ चार्ली दीवानों की तरह चिल्ला रहा था।
जैक्सन उसे पकड़कर उठा लेता है और चिल्लाता है, वह नक्शा कहाँ है? चार्ली कहता है कि नक्शा वैन के अंदर ही कहीं है। ठीक उसी पर येलो स्टोन का वो महाज्वालामुखी एक ऐसे भयंकर ब्लास्ट के साथ फटता है जिसकी गूंज से पूरी धरती कांप उठती है। आकाश से दहकते हुए अंगारे और सुलगते हुए पत्थर बमों की तरह गिरने लगते हैं। जैक्सन लिली को उठाकर नीचे भागता है, जबकि पीछे सनकी चार्ली उस मलबे और आग की लपटों के बीच खुशी से चिल्लाते हुए हमेशा के लिए दफन हो जाता है। जैक्सन किसी तरह वैन में बैठकर भागता है, जबकि पीछे राख का एक तैरता हुआ पहाड़ उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में कंक्रीट के पुल टूट रहे थे और पत्थर उनकी गाड़ी की छत को फाड़ रहे थे। जैक्सन अपनी पूरी जान लगाकर वैन को सीधे अपने छोटे प्लेन के पास लाता है। वह पागलों की तरह वैन के अंदर किताबों और कागजों को पलटता है और आखिरकार उसे वो सीक्रेट नक्शा मिल जाता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था चाइना। लेकिन जैसे ही वह बाहर आने की कोशिश करता है, जमीन फट जाती है और पूरी वैन जैक्सन समेत उस गहरी खाई के अंदर समा जाती है। कैट और बच्चे प्लेन की खिड़की से यह देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। गार्डन मजबूरी में प्लेन की रफ्तार बढ़ाता है क्योंकि राख का वो खौफनाक बादल उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। लेकिन तभी उस खौफनाक खाई के मलबे से एक हाथ बाहर निकलता है जिसमें वो सीक्रेट नक्शा था। जैक्सन अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए ऊपर आता है। केट प्लेन का दरवाजा खोलकर हवा में लटक जाती है और जैक्सन एक लंबी छलांग लगाकर प्लेन के पंख पकड़ लेता है और प्लेन जैसे ही हवा में उड़ता है, छलांग लगाकर प्लेन के अंदर चला जाता है। प्लेन जैसे ही हवा में उड़ता है, राख का बादल उनके प्लेन की पूंछ से टकराता है और पूरा प्लेन हवा में हिचकोले खाने लगता है। किसी तरह गार्डन प्लेन को संभालता है और जैक्सन नक्शा खोलकर कहता है, हमें इससे बहुत बड़े प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है। वे लोग किसी तरह लास वेगास के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जहां पूरी दुनिया से आए रईस लोग फंसे हुए थे। पूरा वेगास शहर बीच से दो टुकड़ों में बट चुका था और कैसीनो की ऊंची इमारतें खाई में गिर रही थी। वहाँ जैक्सन का मुलाकात उसके रशियन बॉस यूरी कार्पोव और उसके जुड़वा बच्चों से होती है। यूरी का पायलट सासा बताता है कि उसे एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव 225 मिल गया है, लेकिन उसे उड़ाने के लिए एक को पायलट चाहिए। लिली तुरंत गार्डन की तरफ इशारा कर देती है। जैसे ही वे सब उस विशाल रशियन प्लेन के अंदर बैठते हैं, येलो स्टोन की वो खौफनाक राख और आग की दीवार लास वेगस को भी निगलने के लिए आ पहुंचती है। सासा और गार्डन प्लेन के इंजन स्टार्ट करते हैं। रनवे बहुत छोटा था और आगे सिर्फ एक गहरी मौत की खाई थी। प्लेन जैसे ही आगे बढ़ता है, पीछे यूरी का पर्सनल जेट हवा में तिनके की तरह उड़कर ब्लास्ट हो जाता है। सासा चिल्लाता है और रनवे के आखिरी छोर से जहां जमीन ऊपर की तरफ उठ चुकी थी, वो विशालकाय प्लेन किसी तरह हवा में लिफ्ट ऑफ करता है। लेकिन हवा में आते ही उनका प्लेन सीधे पेरिस कैसीनो के ऊंचे लोहे के स्ट्रक्चर से टकरा जाता है, जिससे उनके प्लेन का पूरा लैंडिंग गियर टूटकर हवा में बिखर जाता है। अब उनके पास एक ऐसा प्लेन था जो हवा में तो था, लेकिन जिसके पास लैंड करने के लिए पहिए ही नहीं बचे थे। लास वेगास की उस तबाही से निकलकर वो विशालकाय एंटोनोव विमान अब प्रशांत महासागर के काले आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। प्लेन के अंदर जैक्सन का परिवार और रशियन बिलियनियर यूरी कार्पोव सांस रोके बैठे थे। यूरी बातों बातों में जैक्सन को बताता है कि उसने इस महाविनाश से बचने के लिए चीन में बन रहे उन सीक्रेट जहाजों में एक सीट के लिए पूरे 1 बिलियन यूरो चुकाए हैं। यह सुनकर जैक्सन दंग रह जाता है। उसे समझ आता है कि चंद अमीर लोगों ने पहले से ही अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया था। तभी पायलट सासा का मैसेज आता है कि ईंधन कम होने की वजह से उन्हें हवाई आइलैंड्स पर प्लेन को रिफ्यूल करना होगा। लेकिन जैसे ही वे हवाई के करीब पहुंचते हैं, कॉकपिट का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नीचे कोई आइलैंड नहीं था, बल्कि पूरा हवाई सुलगते हुए लाल लावा के समंदर में बदल चुका था। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सासा बताता है कि ईंधन खत्म होने पर उन्हें साउथ चाइना सी में
वाटर लैंडिंग करनी होगी, और क्योंकि वे पहले ही अपना लैंडिंग गियर खो चुके हैं तो यह लैंडिंग बेहद खतरनाक होने वाली थी। इसी बीच दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिसे विज्ञान की भाषा में अर्थ थ्रस्ट डिस्प्लेसमेंट यानी धरती की परतों का खिसकना कहते हैं। एयरफोर्स वन में मौजूद वैज्ञानिकों को पता चलता है कि धरती की ऊपरी परत अपनी जगह से पूरे 23 डिग्री खिसक चुकी है। इसके रुकते ही दुनिया भर में ऐसे प्रलयकारी तूफान और सुनामी आते हैं जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखे गए। देखते ही देखते पूरा जापान समुद्र में समा जाता है। रोम का ऐतिहासिक वेटिकन सिटी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है और रियो डी जेनेरियो की विशाल क्राइस्ट स्टैचू टूटकर पहाड़ियों से नीचे गिर जाती है। तबाही की यह खौफनाक लार सीधे चीन की तरफ बढ़ रही थी। तभी एंटोनोव विमान के इंजन एक एक करके दम तोड़ने लगते हैं। प्लेन तेजी से बादलों को चीरता हुआ नीचे गिरने लगता है। जैक्सन और यूरी जैसे ही कॉकपिट में भागते हैं तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने कोई समुद्र नहीं था बल्कि बर्फ से ढकी हिमालय की गगनचुंबी चोटियां खड़ी थी। धरती के खिसकने की वजह से महासागर गायब हो चुका था और वे सीधे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। सासा अपनी सूझबूझ से प्लेन को एक विशालकाय ग्लेशियर की तरफ मोड़ता है और चिल्लाता है कि सब पीछे खड़ी लग्जरी वॉइस कंट्रोल बेंटले कार में बैठ जाओ। गार्डन आखिरी पल में भागकर कार में बैठता है, जबकि जाबाज पायलट सासा प्लेन को ग्लेशियर पर क्रैश कराते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। कार प्लेन के पिछले हिस्से से सीधे बर्फ पर शूट होती है और एयरबैग्स की वजह से सबकी जान बच जाती है। ग्लेशियर से बाहर निकलते ही उन्हें आसमान में एक अकल्पनीय नजारा दिखता है। चीनी मिलिट्री के भारी भरकम हेलीकॉप्टर्स हाथियों, जिराफों और शेरों को रस्सियों से बांधकर पहाड़ों के पार ले जा रहे थे। तभी वहां चीनी सेना उतरती है और उनसे बोर्डिंग पास मांगती है। यूरी और उसके जुड़वा बच्चे अपने ग्रीन प्लास्टिक कार्ड दिखाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जैक्सन के परिवार को वही मरने के लिए बेसहारा छोड़ देते हैं। तभी जैक्सन को दूर से एक पुरानी खटारा गाड़ी आती दिखाई देती है, जिसे वही चीनी लड़का निंग चला रहा था जो तिब्बत के मठ से भागा था। निंग का बड़ा भाई लीन उसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में वेल्डर का काम करता था। जैक्सन और केट मिन्नतें करके निंग के बूढ़े माँ बाप का दिल जीत लेते हैं और वे सब छिपकर उस सीक्रेट बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे चोमिंग वैली के उस सीक्रेट मिलिट्री बेस में दाखिल होते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पहाड़ों को अंदर से काटकर 9 आलीशान और भीमकाय आर्क यानी आधुनिक पानी के जहाज बनाए गए थे जो किसी स्पेसशिप जैसे लग रहे थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 जहाज ही पूरी तरह तैयार थे। तभी अचानक खतरे का सायरन बज उठता है। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि भारत की तरफ से उठने वाली 1500 मीटर ऊंची महासुनामी उम्मीद से कहीं पहले इस वैली को तबाह करने वाली है। घबराकर चीफ ऑफ स्टाफ अनहेउसर बिना आम लोगों की परवाह किए जहाजों के दरवाजे बंद करने का क्रूर आदेश दे देता है। लीन अपने परिवार और जैक्सन के ग्रुप को एक सीक्रेट हाइड्रोलिक चेम्बर के रास्ते जहाज के अंदर ले जा रहा था, लेकिन तभी सायरन बजते ही भारी भरकम हाइड्रोलिक गेट्स बंद होने लगते हैं। गेट इतनी तेजी से बंद हो रहे थे कि लीन का पैर गियर्स के बीच फंसकर कुचल जाता है और जैक्सन द्वारा गेट को रोकने के लिए फंसाया गया विशाल पावर ड्रिल मशीन हाइड्रोलिक आर्म के बीच बुरी तरह जाम हो जाता है। इस जाम की वजह से जहाज का पिछला दरवाजा आधा खुला रह जाता है और कंप्यूटर सिस्टम इंजन स्टार्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक जब तक दरवाजे पूरी तरह सील नहीं होंगे इंजन चालू नहीं हो सकते। ठीक उसी पल वो 1500 मीटर ऊंची खौफनाक महासुनामी पहाड़ों को चीरती हुई वैली से टकराती है। पानी इतनी तेजी से जहाज के अंदर घुसता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस भयानक झटके से एयरफोर्स वन विमान बहकर सीधे लॉन्चिंग टावर से टकरा जाता है, जिससे जहाज अपने एंकर से टूटकर सीधे माउंट एवरेस्ट की विशाल चट्टान की तरफ बिना इंजन के बहने लगता है। अगर कुछ ही मिनटों में गेट बंद नहीं हुआ तो यह विशाल जहाज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से टकराकर
मलबे में बदल जाएगा। इधर हाइड्रोलिक चेम्बर पूरी तरह पानी से भर चुका था। जैक्सन को वैज्ञानिक एड्रियन का मैसेज मिलता है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, उस जाम को वहाँ से हटाओ। जैक्सन बिना अपनी जान की परवाह किए गहरे और ठंडे पानी के अंदर गोता लगाता है। पानी के नीचे वो भारी भरकम ड्रिल टच से मस नहीं हो रही थी। जैक्सन के फेफड़ों की हवा खत्म हो रही थी। तभी उसका बहादुर बेटा नूह भी पानी के अंदर कूद जाता है और अपने पिता का हाथ थाम लेता है। बाप और बेटे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी लोहे के औजार से ड्रिल को हिलाते हैं। एक आखिरी झटके के साथ वो मशीन वहाँ से निकल जाती है। मैसेज मिलते ही कैप्टन तुरंत बटन दबाते हैं और जहाज का वो भारी गेट पूरी तरह सील हो जाता है। ठीक उसी पल जहाज के गगनभेदी प्रोपेलर्स चालू होते हैं और मौत के मुंह से निकलते हुए वो विशालकाय जहाज माउंट एवरेस्ट की नुकीली चट्टान को सिर्फ 1 इंच की दूरी से छूकर सुरक्षित निकल जाता है। पूरे जहाज में लोगों की तालियों और चीख पुकार की गूंज सुनाई देती है। इंसानियत इस महाप्रलय से जीत चुकी थी। साल 2013 के पहले दिन यानी तबाही के कई महीनों बाद कैप्टन जहाज के डेक को खोलने का आदेश देते हैं। जैक्सन अपने परिवार को गले लगाता है और वे सब खुली हवा में कदम रखते हैं। आसमान साफ हो रहा था और सूरज की पहली किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तभी स्क्रीन पर सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई देती है। पानी बहुत तेजी से उतर रहा था और एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। धरती के खिसकने की वजह से पूरा अफ्रीका महाद्वीप कई हजार फीट ऊपर उठ चुका था, जिसे बाढ़ छू भी नहीं पाई थी। अब दुनिया के सभी बचे हुए जहाज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की तरफ बढ़ रहे थे। जैक्सन अपनी पत्नी और बच्चों का हाथ थामे उस खूबसूरत इंद्रधनुष को देखता है। यह एक नए युग का, नई इंसानी सभ्यता की शुरुआत